लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। नमस्कार। ईवीएम को लेकर लगातार बहस चल रही है और मैंने शुरुआत की जिस शेर से, उसके शायर हैं हम सबके जाने माने, हम सबके महबूब राहत इंदौरी साहब। सुन लीजिए किस अंदाज में उन्होंने इस शेर को पढ़ा था 2019 में। फिर बात करते हैं ईवीएम को लेकर अभी हो रहे तमाशे पर। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गए। तो राहत इंदौरी साहब, शायर जो होता है कई बार वक्त से आगे चलता है, कई बार वक्त से पीछे चलता है। राहत इंदौरी वक्त से आगे चलने वाले शायरों में से थे। 2019 में उन्होंने ये शेर कह दिया कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। इस मशीन को लेकर आजकल बहुत तमाशा चल रहा है, खास तौर पे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 राज्यों में हार जाने के बाद। कारण बड़ा स्पष्ट है। जो पत्रकारों की रिपोर्ट्स आ रही थी, जो सारा कुछ आ रहा था, यहां तक कि जो एग्जिट पोल भी आया, उसमें कम से कम छत्तीसगढ़ को लेकर तो सभी मुतमईन थे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जीत के कोई चांस नहीं है। मध्य प्रदेश में भी अगर एक आध पोल्स को छोड़ दे तो बात यही हो रही थी, एक आध अगर एग्जिट पोल्स को छोड़ दे तो बात यही हो रही थी कि कांग्रेस वहां सरकार बना लेगी। कोई 120 दे रहा था, कोई 130 दे रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार बना लेगी, ये सब कह रहे थे। आप जानते हैं कि इंडिया टुडे के साथ चाणक्य का जो पोल आया, उसमें बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत रही है, जो लगभग सही साबित हुआ। लेकिन उसके आने के तुरंत बाद इंडिया टुडे न्यूज रूम से एक वीडियो आया, लीक हुआ था, बताया गया लीक हुआ है। और उस वीडियो में आप देखेंगे कि राहुल, कमल और सरदेसाई जिस तरह से बात कर रहे हैं, उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इस तरह का नतीजा आ सकता है। ग्राउंड पर जो पत्रकार गए थे उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था। राजस्थान को लेकर था, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस की ऐसी हार होगी, इसको लेकर किसी को भरोसा नहीं था। हालांकि तेलंगाना को लेकर सभी एग्जिट पोल सही साबित हुए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, अभी भी राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाना शुरू किया और फिर बहुत तेजी के साथ यह सवाल उठा कि कहीं ईवीएम की सेटिंग से तो कांग्रेस की हार नहीं हुई है। यह पहले भी हुआ है। हालांकि मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि अगर ईवीएम का सवाल उठाना है तो हर चुनाव के बाद ईवीएम का सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं है। जब आप चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद सवाल उठाते हैं ईवीएम का, तो आपके ऊपर यह आरोप लगना ही है कि जहां जीत रहे हैं वहां ईवीएम सही है। फिर बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देते हैं कि एक स्टेट जिता दिया जाता है, 3 स्टेट हरा दिया जाता है, वगैरह वगैरह। अब देखिए, राजनीति में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चलती ही रहती हैं हमेशा ही। अब तो इतिहास में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं कि नेहरू ने ये कहा, पटेल ने ये कहा, वो कहा, कोई सबूत नहीं होता है। इतिहास की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का रिकॉर्ड्स उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। और चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, उन पर तो कोई बात कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में ईवीएम का इतिहास अब काफ़ी पुराना हो गया। अगर मुझे ठीक ठाक याद है तो 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर ईवीएम बनाया था। और इसका पहला एक्सपेरिमेंट केरला में हुआ था, जहां 51 बूथ पे इसका प्रयोग किया गया था। और सबसे मजेदार किस्सा हुआ था 1992 में, केरला में ही एक इलेक्शन था और उसी दौरान एक मजेदार किस्सा हुआ था। एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे एसी जॉर्ज साहब, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे। वो 23 वोट से सीपीआई के कैंडिडेट से हार गए। आप जानते हैं केरला में सीपीआई और कांग्रेस के बीच में चलता रहता है, कभी कम्युनिस्टों की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है। तो जॉर्ज साहब हार गए 23 वोटों से चुनाव। अब जॉर्ज साहब गए, कांग्रेस के थे जॉर्ज साहब गए हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि ईवीएम्स जो हैं, अभी संसद ने इनको पास नहीं किया है, ईवीएम्स लागू नहीं हुई हैं, तो ऐसे में ईवीएम से जो रिजल्ट आया है उसको सही नहीं माना चाहिए और पूरा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कह दिया कि गलत है ये, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी उनकी याचिका। फिर जॉर्ज साहब गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए और जीत के आने के बाद दोबारा पोस्टल बैलेट से जब चुनाव हुआ तो जो चुनाव वो 23 वोट से हार गए थे, वो 2000 वोट से जीत गए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम गलत ही थी। हो सकता है जिन लोगों ने पहले जॉर्ज साहब को वोट ना दिया हो, उन लोगों ने उस जो पीरियड था, वो साल 2 साल का जो पीरियड लगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने में, उसमें उनका मन बदल गया हो, जॉर्ज साहब को दे दिया हो उन्होंने वोट। लेकिन कुल मिला के हुआ यह कि जो पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें ईवीएम हार गई, पोस्टल बैलेट से चुनाव हुआ और पोस्टल बैलेट का चुनाव बिल्कुल उलट था ईवीएम के।
लेकिन कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय, और कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा संसद से पास करा के 1998 से 1998 से बाकायदा नियम बना दिया और सारे चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया। तर्क यह दिया गया कि भारत बहुत बड़ा देश है, एक तो समय की बचत होगी, आप भी जानते हैं जब से ईवीएम आ गया तब से काउंटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा तर्क यह था कि बैलेट पेपर की लूट हो जाती है, लोग बैलेट पेपर लूट ले जाते हैं, तो ईवीएम को लूटना आसान नहीं है। तो कांग्रेस ने ईवीएम लागू किया था जिसका आज कांग्रेस को ही विरोध करना पड़ रहा है। और जब कांग्रेस ने ईवीएम लागू किया था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसका बड़ा विरोध किया था। जीवीएल नरसिम्हा राव एक साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं इस समय, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिख दी थी ईवीएम पे, और उन्होंने बताया था कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। इस किताब की भूमिका लिखी थी लालकृष्ण आडवाणी ने, यह भी आप जानते हैं। बहुत जगह से यह बात उठती थी कि कांग्रेस जो है वो ईवीएम को यूज करती है चुनाव जीतने के लिए, यानी उस समय यह कहा जा रहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई उसके बाद जब भी ईवीएम की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईवीएम के समर्थन में रही। उसने कहा पोस्टल बैलेट पे लौटा नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इसको लेके काफी सवाल उठाया था, बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसको नहीं सुना गया। चुनाव आयोग के सामने कई रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं, उसको नहीं सुना गया। अब इन चुनावों में कुछ खास बात हुई है जिसके चलते मुझे लगता है कि इस पर बात करना दोबारा जरूरी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार ने बाकायदा आरोप लगाया कि उसके अपने बूथ से उसको 0 वोट मिले। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक बेहद महत्वपूर्ण पार्टी है। यह तो संभव हो नहीं सकता कि अपने बूथ से वोट ना मिले। निर्दलीय भी अगर कोई लड़ेगा तो कम से कम अपना वोट तो जाके डाल ही देगा। और अगर वो बहुजन समाज पार्टी के इतने मजबूत नेता हैं कि पार्टी उनको विधायक का टिकट देती है, तो यह तो संभव ही नहीं है कि उनके अपने परिवार के लोग और उनके समर्थक उनको वोट नहीं डालें। अब उनके अपने बूथ पर उनको 0 वोट मिला है। उनका कहना है कि मेरे बूथ पे कम से कम 160 वोट तो पक्के ही हैं। चलिए, नेता हमेशा बढ़ा घटा के बोलते हैं, हम मान लेते हैं कम से कम अपने बूथ पे उनके 60, 70, 100 वोट तो पक्के होंगे। 10-15 लोगों का अपना परिवार होगा, कुनबा होगा, समर्थक होंगे, जाति के लोग होंगे, कुछ तो लोग उनको वोट देंगे। ये वोट कहां गए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ईवीएम के ऊपर। ऐसे ही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के 7-8 घंटे के बाद भी, चुनाव शुरू होने के 7-8 घंटे बाद भी जो ईवीएम मशीन्स थी वो 99% चार्ज थी। अपना मोबाइल हाथ में लेके देखिए, अगर आपने रात में चार्ज किया है और दोपहर में 11-12 बजे आप अपना मोबाइल देखेंगे तो 50% चार्ज होने की उम्मीद है कि 50% खर्च हो गया होगा, क्योंकि आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ट्विटर करते हैं, फेसबुक करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो लगातार एनर्जी खत्म होती है, उसकी बैटरी खत्म होती है, बैटरी को दोबारा चार्ज किया जाता है। अब आप सोचिए कि चुनाव शुरू होता है 8 बजे, 8 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है, 8 बजे से ही लोग आकर वोट देना शुरू कर देते हैं। अब उसके 7-8 घंटे बाद यानी शाम को 4-5 बजे अगर ईवीएम मशीन 99% चार्ज है, इसका मतलब क्या है? मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 8 घंटे में अगर सिर्फ 1% बैटरी खर्च हुई है ईवीएम मशीन की, तो यह सोचने वाली बात है। तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा आरोप लगाया है। पीयूष बबेले जो कमलनाथ जी के प्रेस का काम देखते हैं, उन्होंने बाकायदा यह आरोप लगाया है कि चुनाव के 8-8 घंटे बाद ईवीएम मशीन 99% चार्ज थी। वो कहना यह चाह रहे हैं कि या तो मशीनें बदली गई हैं और या फिर वो मशीनें डमी थीं, जो असली मशीनें थीं वो कहीं और थीं। ये दोनों आरोप बेहद सनसनीखेज हैं और आप हंसी मजाक जितना भी कर लीजिए, एक बार इसकी जांच तो होनी ही चाहिए कि क्या वाकई चुनाव के 8 घंटे बाद 99% मशीन चार्ज थी। और अगर यह आरोप सही है, वाकई चुनाव के 8 घंटे बाद मशीनें 99% चार्ज थीं, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को और चुनाव आयोग को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 8 घंटे में सिर्फ 1% अगर खर्च हुई है बैटरी, तो यह कौन सी जादुई मशीन है? यह कौन सी जादुई मशीन है जो 8 घंटे काम करती है तो उसका 1% सिर्फ खर्च होता है? दूसरा सवाल यह आया कि पोस्टल बैलेट और जो ईवीएम रिजल्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिग्विजय सिंह ने ही बाकायदा आंकड़ा जारी किया कि कैसे पोस्टल बैलेट में अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी, लेकिन ज्यों ही ईवीएम आता है भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है, कांग्रेस पीछे हो जाती है।
एक लॉजिक तो यह हो सकता है कि भाई पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारी देते हैं, सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाए तो उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में दिया हो, लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं। 25-30 सालों से मैं भी चुनाव देख रहा हूं, उस जमाने से देख रहा हूं जिस जमाने में सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होता था, ईवीएम नहीं थी। तब भी पहले पोस्टल बैलेट खुलता था और पोस्टल बैलेट से रियल जो बाद में बैलेट जनता के बैलेट आते थे, दोनों में परिणाम में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होता था, ट्रेंड दिखाई देता था। अगर 70-80% पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे थे तो ऐसा कैसे हुआ कि ईवीएम आने पर, बाद में जब ईवीएम में आम लोगों ने दिया तो सारे वोट खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए? ये सवाल उठते हैं और ये सवाल मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में कई कई बार उठाए जा चुके हैं। बाकायदा आप जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बाकायदा एक रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट में कहा था कि 2014 के चुनाव में ईवीएम के थ्रू गड़बड़ी हुई थी। 2019 के चुनाव पर भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। यह अलग बात है कि उन रिपोर्ट्स पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। इसके अलावा वीवीपैट का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यह कहा जाता है कि चुनाव में वोट देने वाले को यह हक है कि वो देख सके उसका वोट कहां गया है। पोस्टल बैलेट होता है, आप मुहर लगाते हैं। मान लीजिए आपने डमरू चिन्ह के सामने मुहर लगाई तो आपको पता है कि आपने डमरू को वोट दिया है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ही दतिया के पास ऐसा केस हो चुका है कि जांच के लिए जब सब लोग इकट्ठा हुए, कोई भी बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहा था। उसके बाद बाकायदा अधिकारियों का निलंबन भी हुआ था। यह सब आप जानते हैं। तो आप जब वोट देते हैं तो पर्ची वो निकलनी चाहिए जिस पर्ची से आपको पता चले वही वीवीपैट पर्ची है कि आपने अगर मान लीजिए डमरू पर बटन दबाई है तो वोट डमरू को ही गया हो, वोट कहीं साइकिल पे या वोट कहीं पंजे पे या वोट कहीं कांग्रेस कमल पे ना चला गया हो। आप जिसको वोट देते हैं वो देखने का अधिकार है और लोगों ने ये मांग की कि इसके साथ साथ वीवीपैट की पर्चियां भी गिनी जाएं। अब कहा यह गया कि अगर वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी तो बहुत वक्त लगेगा। मेरा सवाल यह है कि दुनिया भर में वक्त लगता है। बहुत सारे देशों ने दुनिया में पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया और फिर जब आरोप लगे तो ईवीएम को वापस ले लिया और बाकायदा पर्चियों से वोट होता है, पोस्टल बैलेट से वोट होता है। तो चुनाव में रिजल्ट सही हो, किसी को शक ना हो, अगर 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसा क्या चला जाएगा? मान लीजिए 19 तारीख को चुनाव होता है और एक महीने बाद गिनती होती है, तो अगर उस 1 महीने में फर्क नहीं पड़ा, अगर 3 दिसंबर तक वेट किया राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, बाकी मिजोरम की जनता ने, तो वो 5 दिसंबर तक भी वेट कर लेती, 6 दिसंबर तक भी वेट कर लेती। ऐसा क्या चला जाता? ऐसी क्या दिक्कत आ जाती 2 दिन 3 दिन में? और साथ साथ अगर ऐसा होता, अगर वीवीपैट की सारी पर्चियां गिनी जाती तो कांग्रेस या बीजेपी किसी को यह मौका नहीं मिलता कि वो सवाल उठाए कि गड़बड़ियां हुई हैं। रही बात हैक करने की, हम में से ना सुनने वाले आप एक्सपर्ट हैं, ना बोलने वाला मैं एक्सपर्ट हूं। तो हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मैं बैठा बैठा यहां मोबाइल से अपने घर का एसी ऑन कर सकता हूं। इतना जानते हैं कि अपने मोबाइल से मैं सारी चीजें अपने दफ्तर की कंट्रोल कर सकता हूं। तो सिस्टम्स तो ऐसे बने हैं कि आप मोबाइल से सारी चीजें कंट्रोल कर लीजिए। आखिर ईवीएम भी एक सिस्टम है, एक मशीन है। तो सवाल यह उठता है कि उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता है? और बहुत सारे देशों में इस तरह के आरोप लगे हैं और यह साबित हुआ है कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है, ईवीएम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में अगर आरोप लग रहे हैं और लगातार ये आरोप लग रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है, अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ईवीएम से खेल किया गया है, तो आखिर इस बात में क्या दिक्कत है कि चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री महोदय, विपक्ष के नेता, ये सारे लोग बैठें और बैठ के कोई रास्ता निकालें, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाले, या तो सारे वीवीपैट की गिनती हो जाए, आदमी बटन दबाए डमरू पे, वीवीपैट की पर्ची उसकी निकले, वो देख ले कि हाँ भाई हमारा वोट डमरू को ही गया है, वो लेके घर चला जाए और ऐसी सारी पर्चियों की गिनती हो जाए, और या फिर सीधे बैलेट पे वोट पड़े। ये पर्ची वाला अगर इंतजाम होगा तो बूथ कैप्चरिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो चलिए, अगर आप पर्ची वाला कर लेते हैं, अगर वीवीपैट को 100% आप कर देते हैं तो बूथ कैप्चरिंग के खतरे से भी आपको मुक्ति मिल गई। हालांकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में खासतौर पे ग्वालियर के आसपास के कुछ इलाकों से ये रिपोर्ट आई कि लोगों के वोट दूसरे लोगों ने भी डाले। कितनी सही है कितनी गलत है इसकी जांच तो चुनाव आयोग करेगा। लेकिन फिर भी यह सच है कि जब ईवीएम होता है तो उस तरह से बूथ कैप्चरिंग या बूथ की लूट नहीं हो सकती है।
तो वीवीपैट अगर हम कर देते हैं तो एक तो बूथ की लूट से हम बच जाएंगे, दूसरा आदमी को पता चल जाएगा, किसी के मन में ये शंका नहीं रहेगी, उसने जिसको वोट दिया है उसको देख लेगा कि वोट दिया है, और तीसरा कि जब वीवीपैट की सारी गिनती हो जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जो सत्ता में होता है वो कभी ईवीएम को गड़बड़ नहीं मानता है। पहले कांग्रेस गड़बड़ नहीं मानती थी, अब भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ नहीं मानती है, और शायर लिखता है कि चुनाव हार गए हम, मशीन जीत गई। हकीकत क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चुनाव में जनता का वोट जहां पड़े, जनता का वोट जिसको पड़े वो जीते, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शायद ज्यादातर जो निष्पक्ष लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि या तो फिर से बैलेट्स को लाया जाए और या फिर वीवीपैट की सारी पर्चियों को 100% गिनती की जाए, भले चुनाव परिणाम में एक आध दिन लेट हो जाए। अदरवाइज इस तरह के आरोप लगते रहेंगे, और जैसा मैंने बताया कि अगर उम्मीदवार के बूथ से ही उसको 0 वोट मिले हैं तो यह निश्चित रूप से जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। अगर 8 घंटे चुनाव के बाद भी 99% मशीन चार्ज है तो यह निश्चित रूप से जांच का विषय है, इसका जांच होना चाहिए। और अगर जीवीएल नरसिम्हा राव विपक्ष में रहते हुए ईवीएम हैक हो सकती है ऐसी किताब लिखते हैं जिस पर अडवाणी जी अपनी भूमिका लिखते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष में रहते हुए सार्वजनिक रूप से ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो अब सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या बदल गया कि वो ईवीएम के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये बात सोचने वाली है। आज मुझे लगा ईवीएम पे कई दिनों से बात चल रही थी, ढेर सारे मैंने रिकॉर्ड्स देखे, तो मुझे लगा कि ये बात भी जरूरी है, तो मैंने आपसे बात की। आगे इस तरह के मुद्दों पर हम और बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।